गुड इवनिंग ऑल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 10 अप्रैल 12 अप्रैल का मेंस का जो पेपर हुआ था उससे के कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, 2025 में हमारा कट ऑफ क्या जाने वाला है, 2024 में क्या रहा था, 2023 से 24 सेशन में जो बच्चे ने पेपर दिया है या जो फर्स्ट टाइम पेपर दिए हैं 2024 वाला 25 में, वो पिछले साल का कट ऑफ क्या था, उसी के बेसिस पर मैं कैलकुलेट करके आज मैं बताने वाला हूँ। कट ऑफ जो होता है वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो वैकेंसी कितनी होती है, वैकेंसी का रेशियो क्या होता है, सर कैटेगरी में वैकेंसी जाते हैं। इसके बाद सर नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करूँगा, क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बाद में जो आपका 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है मेंस का, उस शिफ्ट के बारे में भी, शिफ्ट 1 10 अप्रैल को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था और उसी जगह 12 अप्रैल को एक ही शिफ्ट लिया गया था, लेकिन कौन से शिफ्ट डिफिकल्ट रहा, कौन सा शिफ्ट ईजी रहा, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एसबीआई क्लर्क मेंस कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, कट ऑफ 2025 वैकेंसी तो नो डाउट वैकेंसी इस बार बहुत ही अच्छी आई हुई थी। 14,191 प्लस वैकेंसी हमारा इंक्रीज किया गया था। वैसे तो देखा गया 13,700 कुछ वैकेंसी और फिर कुछ वैकेंसी ऐड होकर के हमारे पास 14,191 वैकेंसी इस बार आई हुई थी। ठीक है, जिस पर हम लोगों ने 10 और 12 अप्रैल को मेंस का पेपर दिया है। ठीक है, अब लेवल की बात करते हैं। 10 अप्रैल को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर, ये जो आप देख रहे हो, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 तीन शिफ्ट में पेपर हुआ था। 10 अप्रैल को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और तब 12 अप्रैल को जो पेपर हुआ था वो शिफ्ट 3 था। ठीक है, यानी एक ही शिफ्ट में पेपर लिया गया था। अब बात करते हैं सर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट मिला करके कौन सा शिफ्ट ऐसा रहा जो डिफिकल्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगा, कौन सा शिफ्ट इजी लगा या कौन सा शिफ्ट मॉडरेट लगा, उसके बारे में। दोस्तों शिफ्ट 1 और 2 की मैं बात करूं, अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की मैं बात कर लेता हूं, अगर 10 अप्रैल वाला जो पेपर हुआ था 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 तो डिफिकल्ट रहा है, लेकिन तीनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना गया है शिफ्ट 2 को। ठीक है, शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है सबसे डिफिकल्ट रहा है। सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट 1 रहा है और थर्ड पोजीशन पे इजी अगर कहा जाए तो शिफ्ट 3 गया है। ठीक है, यानी डिफिकल्ट लेवल से मैं काउंट करूं, तीसरे लेवल पे तीसरा पेपर 12 अप्रैल वाला गया है। ठीक है, यानी डिफिकल्ट लेवल की बात करूं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हमारा दूसरा शिफ्ट रहा है, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट रहा है, इसके बाद हमारा तीसरा शिफ्ट रहा है। ये तीनों शिफ्ट का रेशियो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कब होता है, कैसे होता है। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है नॉर्मल कर देना। नॉर्मल का मतलब जब से ये नॉर्मलाइजेशन आया है बैंकिंग सेक्टर के अंदर तब तक क्या होता है, कुछ शिफ्ट आइज, एक शिफ्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। पहले एक शिफ्ट में अगर पेपर होता तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है। जैसे ही एक से ज़्यादा शिफ्ट अगर बनते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होती है, जब से बैंकिंग नॉर्मलाइजेशन लाया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन 4-5 साल से देखने को मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा। और नॉर्मलाइजेशन करने का जो रेशियो होता है, पहले हम 120 125 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, लेकिन आज डिफिकल्टी लेवल की वजह से हमारा 100-100 भी पार नहीं हो पाता है। कुछ ही 1% स्टूडेंट हैं जो पीओ लेवल का अच्छा प्रैक्टिस है, वही बच्चे 1 से 10 1 से 5 यानी 120 तक 15 तक करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा था। नॉर्मलाइजेशन डिफिकल्टी लेवल को देख करके नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कोई वैकेंसी को देख करके नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैकेंसी को देख करके नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी को भी देख करके नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है आपके डिफिकल्टी हो सकता है, सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे 3 शिफ्ट में पेपर लिया गया है, मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा शिफ्ट हमारा डिफिकल्टी लेवल था D4 डिफिकल्टी, ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट था ये हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और ये जो था हमारा इजी टू मॉडरेट में था, इजी टू मॉडरेट में था। अब मैं बात करूं इस तीनों शिफ्ट के अंदर अगर नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो तो डिफिकल्ट तो हमेशा लेंगे। अगर डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन 100 में से डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन अगर ये 70 करके आ रहा है, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, अगर ये डिफिकल्ट वाला 70 करके आ रहा है और इजी वाला यहाँ पे
85 करके आ रहा है या 100 करके आ रहा है क्वेश्चन, और ये वाले जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है शिफ्ट वन वाले अगर हमारे पास 90 या कोई बच्चा 85 करके आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में 2 से 3 नंबर, 4 से मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 3-4 नंबर का ही फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं डिफिकल्ट टू मॉडरेट इजी की मैं बात करूँ तो यहाँ 8 से 9 नंबर का गैप मिल सकता है। अब जो इजी वाले जो 105 क्वेश्चन करके आए हैं उसको थोड़ा नीचे गिराया जाएगा, और जो हमारे डिफिकल्ट सेक्शन में 70 करके आए हैं बच्चे, उस 70 को थोड़ा 75 नहीं 78 भी कर सकता है। 10-10 नंबर का भी गैप है, हो सकता है, क्योंकि इजी और डिफिकल्ट के बीच में ज़्यादा का गैप देखने को मिलेगा। उसी जगह मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में 4 से 5 नंबर का गैप देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होती है, ऐसा नहीं। अब कोई बच्चा इजी शिफ्ट था तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं अटेम्प्ट करके आप तो आ तो गए, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया 110 क्वेश्चन और एक्यूरेसी आपका कितना है, आपका 60 सही हो रहा है, टोटल आपका गलत हो गया, 50 क्वेश्चन आपने गलत ही कर दिया। तो ऐसे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसको लगता है कि हमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं मेंस में, और 100 में से 5 गलती हो जाए, 95 हमारा सही होगा, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, उस पे नॉर्मलाइजेशन 100% किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये मत कहिए कि अटेम्प्ट पे नॉर्मलाइजेशन होता है, जी नहीं। एक्यूरेसी अगर आपका अच्छा है तो अटेम्प्ट अच्छा है, सबको देखा जाएगा। और कुछ बच्चे का कहना है कि सर हमारे 100, कुछ बच्चे का 80 कट ऑफ जाएगा, कोई कह रहा है 82 कट ऑफ जाएगा, कोई कह रहा है 78 कट ऑफ जाएगा, जी नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, जनरल और ओबीसी और कैटेगरी सब कुछ को अलग अलग लिया जाता है। टोटल वैकेंसी हमारे जो होते हैं वो पार्टीशन में बटा होता है, टोटल आपको देखने को मिल रहा है। सपोज दैट बिहार का मैं एग्जांपल ले लूँ, 1111 वैकेंसी है, उसमें आपको जनरल कैटेगरी वाले भी हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले भी हैं, SC ST भी हैं, उसी के अंदर हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको बटा हुआ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ज़्यादा वो मत होइए, ठीक है। वैकेंसी तो होती है, वैकेंसी के ऊपर तो डिपेंड होता ही होता है, क्योंकि वैकेंसी जैसे इंक्रीज हुआ, डिफिकल्टी लेवल भी हमारे पास अगर आ गया, तो इसीलिए हम सब मिलके कह रहे हैं कि 2025 में जो कट ऑफ है गिरेगा, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद, कई साल के बाद, अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, तो ये देखिए, ये जो वैकेंसी दिया गया है 2019 से मैंने स्टार्ट किया है। 2019 में 9086 वैकेंसी देखने को मिला था। उसी जगह 2020 में अगर मैं बात करूं तो 8308 वैकेंसी देखने को मिला आपको, और 2021 में बात करूं तो 5454 वैकेंसी देखने को मिला है, और 2022 में बात करूं तो 22 में 5488 वैकेंसी देखने को मिला। 2023 में अगर मैं बात करूं तो 8283 वैकेंसी देखने को मिला है। अब देखिए, सारे वैकेंसी को आप देखते जाइए। अब वहीं 24 और 25 सेशन यानी इस बार की बात करूं तो 13,735 वैकेंसी आया, और फिर ऐड होकर के हमारे पास कितना मिल गया, ऐड होकर के कुछ वैकेंसी हमारे पास कितना 14,191 वैकेंसी टोटल देखने को मिला है, जो अभी 1 2 3 4 5 साल के बाद यानी 6ठा साल में जब आया है तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज देखने को मिला है। अगर मैं इसी कटअप के ऊपर बात करूं, 2023 के ऊपर मैं बात कर लूं कटअप में, तो ये 8,283 वैकेंसी था। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से कटअप आपको समझ में आ जाएगा। 82,083 या सॉरी 8283 8,283 वैकेंसी देखने को मिला है, ठीक है। 8,283 वैकेंसी 82,000 हो जाए तो भाई सबकी सिलेक्शन हो जाएगी। 8283 वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिला था, और 2024 वाला जो वैकेंसी आया है तो 14,191 देखने को मिला। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 6,000 वैकेंसी अप्रॉक्स बढ़ गया है इस बार, है ना। तो इस अब 8283 पे जो कट ऑफ गया था हमारा, अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं स्टेट वाइज, ठीक है। 2024 में जो कट ऑफ है 2023 वाला जो आया हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बिहार से मैं बात कर लूँ तो 415 वैकेंसी है, यहाँ पे देख रहे हो 415 वैकेंसी है बिहार से, और इस बार जो वैकेंसी आया है 1111 वैकेंसी टोटल देखने को मिला है। अब बात करें 415 वैकेंसी 2023 में आया था, और 2024 में जो आया है 1111 वैकेंसी आया है, तो कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है। अच्छा सर, डिफरेंस वैकेंसी का तो इतना था, जब 415 वैकेंसी था तो कट ऑफ जनरल वाले का कितना गया था, 78 गया था।
ध्यान से समझिएगा। जब 415 वैकेंसी आई थी तो कट ऑफ कितना गया था, 78 गया था। उसी जगह मैं ओबीसी की बात करूं, ये जनरल वालों की है, ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात कर लूं तो 73 कट ऑफ गया था, ठीक है, यानी कि जनरल से 5 नंबर कम, जनरल से 5 नंबर कम 73 गया था ओबीसी वालों का। बाद बाकी और कैटेगरी आप देख सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 73.75 कट ऑफ गया था, ठीक है, यानी कि 4.5, ठीक है। अब यहां देख लो 73 और 78 इतने का डिफरेंस रहा है। तो जब 415 वैकेंसी होने पर, जब उस समय 78 415 पे क्यों 78 कट ऑफ गया था, हाँ, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो था इस वाले से इजी था। लेवल जो था वो, जो आप मॉडरेट टफ इजी चिल्ला रहे हो यूट्यूब पर और सुन रहे हो, ठीक है ना, मैं उनको भी समझा देना चाहता हूं कि वो वैकेंसी भी हमारे पास 400 के आसपास था। 400 वैकेंसी में ही सारे कैटेगरी, जनरल भी है, ओबीसी भी है, सारे कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सारे मिला करके 415 वैकेंसी था, ठीक है। तब 78 और लेवल जो था मॉडरेट था, लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं था 2023 के एसबीआई के एग्जाम में, ठीक है। जो लेवल इस बार देखने को मिला है वो लेवल नहीं था, लेवल भी गिरा हुआ था और वैकेंसी था तो 78 मिला था। और इस बार क्या है, अब यहां देखिए 4 3 12 यानी कि 2.5 गुना ज्यादा, 11 से 11 वैकेंसी है, 2.5 गुना ज्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिला है। और डिफिकल्टी लेवल भी है, तो मैं अप्रोक्स कर सकता हूं कि अगर ये 78 है तो ये 70, अगर जनरल वाले की मैं बात करूं तो 70 प्लस माइनस, अगर मैं बात कर दूं प्लस माइनस की मैं बात करूं तो 3, ठीक है ना। 70 प्लस माइनस मैं 3 की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे अगर ये 78 जनरल की मैं बात करूं तो मेरा जो प्रेडिक्शन में अपना जो सोच है, जो मैंने काफ़ी दिनों से कटअप पे देख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये जो 70 है, 70 ना कहें, सॉरी जनरल में आ गया ना, जनरल है तो जनरल हमारे पास कितना था 72 प्लस माइनस 3 मैं बोलूंगा, ठीक है ना। 72 प्लस माइनस 3 मैं बोलूंगा जनरल वालों के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ओबीसी की बात कर लूं तो ये हमारे पास 68, ये ओबीसी की मैं बात करूं तो कितना 68 प्लस माइनस 3, 68 प्लस माइनस 3, एक मिनट 2, ठीक है ना। प्लस माइनस 2 का मतलब या तो 70 के आसपास रहेगा या तो हमारे पास 66 हो जाएगा, ठीक है। ये ओबीसी मेरा जो इसी के आसपास अप्रोक्स रह सकता है, ठीक है ना। तो ये ओबीसी का भी मैंने बता दिया और जनरल का भी बता दिया, तो इसी तरीके से आप कटअप को कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसी जगह मैं यहाँ पे मैक्सिमम बिगेस्ट नंबर वाले पे बात कर, गुजरात की मैं बात कर लेता हूँ। गुजरात में देखिए 820 वैकेंसी आया हुआ था, गुजरात में 820 वैकेंसी पे कटअप कितना गया था 76.75 कटअप गया था, या 76.7 कटअप गया था। अब 820 पे कितना वैकेंसी, इतना। ओबीसी के अंदर कितना आया था 70 आया था, यानी जनरल 76, ओबीसी हमारे पास 70.75, यानी 6 नंबर इसमें भी ओबीसी में कम हो गए थे गुजरात में, ठीक है। तो ये हमारा मेंस की बात 820 वैकेंसी पे। अगर उसी जगह गुजरात की वैकेंसी इस बार मैं देखूं ना तो गुजरात में कहाँ गया भाई, गुजरात मैं निकाल रहा हूं, गुजरात की वैकेंसी इस बार कहां है, कोलकाता अभी आएगा एक मिनट, ये रहा। गुजरात में अगर देखा जाए 273 वैकेंसी देखने को मिला है, ठीक है। इसी बार गुजरात में 273 वैकेंसी ये है, और बैकलॉग की भी वैकेंसी हमारा 168 वैकेंसी ऐड हुआ है, बैकलॉग वाले भी। तो 273 वैकेंसी यहां पर देख लीजिए गुजरात में, और यहां पे 273। अब देख लो 273 और 820, तो 820 पर 76 कट ऑफ गया था 0.75, और 273 वैकेंसी इस बार आया है 273 वैकेंसी, तो वैकेंसी तो इंक्रीज हुआ, और लेवल डिफिकल्टी हमारा इस बार इस पिछले वाले से 2023 वाले एग्जाम से 2024 में जो लेवल आया है वो हमारा क्या हुआ, डिफिकल्ट हुआ, है ना। तो लेवल के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अटेम्प्ट, ठीक है, और उस शिफ्ट पे नॉर्मलाइजेशन होगा जिस शिफ्ट की आप बात कर रहे हो ना कि डिफिकल्ट है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेकंड शिफ्ट को बोला गया है,
ठीक है, कि वहाँ पे बच्चे जीएस सेक्शन में बहुत ही मतलब कम नंबर अटेम्प्ट करके आए हैं, बहुत ही डिफिकल्ट करके आए हैं। उसी जगह ऐसे भी बच्चे हैं जो 20 से 25 भी अटेम्प्ट करके आए हैं जीएस सेक्शन में, जैसे फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर लूँ, थर्ड शिफ्ट की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो वहाँ पे करके आए हैं। लेकिन फिर भी थर्ड शिफ्ट में भी जीए थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लिया गया फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए हमेशा यही चीज़ है, यहाँ पे 820 वैकेंसी, वैकेंसी यहाँ पे भी बढ़ी है। तो मेरा उम्मीद है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर वैकेंसी भी इंक्रीज हो रही है और एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी टफ हो गया है इस बार, तो ऑटोमेटिक जब एग्ज़ाम का लेवल टफ होता है हमारा अटेम्प्ट कम हो जाता है, और जैसे अटेम्प्ट हमारा कम हो जाता है तो इसी इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है, कटअप तैयार होता है। तो जब हम अटेम्प्ट ही ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो कटअप तो स्वाभाविक है कि गिरेगा ही गिरेगा, 100% कटअप तो गिरना फिक्स है। आप ये कभी नहीं कह सकते जो पिछले साल जो देखने को आया है लास्ट ईयर हमारा 76.75 कटअप है, क्या वही रहने वाला है या उससे थोड़ा सा कम? जी नहीं, उससे बहुत कम रहने वाला है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल था वो कुछ अलग लेवल का था एसबीआई क्लर्क मेंस का, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये भी हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली का। दिल्ली रीजन में देख लीजिए 437 वैकेंसी आया था, ठीक है, और ओबीसी में हमारा 71.25 और 81.75 आया था हमारा लास्ट ईयर 23 वाला जो एग्जाम हुआ था 2023 का मेंस का। तो दिल्ली का हमारा जो जनरल वाले का जो कटअप था वो 81.75 था और ओबीसी वाले का 71, यानी कि 10 नंबर का गैप रख गया कैटेगरी लगाने से, ठीक है। तो अब एग्जाम का लेवल क्या रहा होगा जो 81, आप सोच सकते हो, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और वैकेंसी कितनी थी? 437 वैकेंसी। और इस बार मैं बात करूँ दिल्ली का जो वैकेंसी आया है, इस बार अगर दिल्ली की वैकेंसी पे मैं बात करूँ तो न्यू दिल्ली, ये रहा दिल्ली की वैकेंसी पे मैं बात करूँ तो कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, देखो दिल्ली उत्तराखंड, दिल्ली में हमारे 343 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, ठीक है, 343 वैकेंसी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस बार 1894 वैकेंसी है, तो शायद उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा गैप नहीं है। 343, मैं दिल्ली की पहले बात कर लेता हूं, तो 343 पे अगर दिल्ली कहाँ गया भाई, दिल्ली ये रहा 343। अब ये देखो इस बार वैकेंसी डिक्रीज हुआ है, यानी उस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा था, वैकेंसी डिक्रीज हुआ है, थोड़ा सा वैकेंसी इसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें 100 के आसपास अप्रॉक्स वैकेंसी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे लास्ट ईयर 81.75 कट ऑफ गया था, ठीक है, और यहाँ पे देख लो 343 है, तो इसमें कट ऑफ में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कटअप में रहेगा उसी स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, याद रखिएगा, ऊपर से लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में ज़्यादा कैप देखने को नहीं मिलेगा। आप रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या बता रहा था, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी कम हो गया और लेवल भी बढ़ गया है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, तो यहाँ पे भी आपको कटअप कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यूपी की, ठीक है, यूपी बड़ा स्टेट है, उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। यूपी में जो देखने को मिला है, यूपी में 1894 वैकेंसी इस बार देखने को मिला है। यूपी की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में 1894 वैकेंसी है टोटल इस बार जो आया हुआ है, ठीक है। और उसी जगह उत्तर प्रदेश ये रहा, देखो 1894, ठीक है, और यहाँ पे 1781। अब मैं कटअप के ऊपर बात, जब 1781 वैकेंसी थी तो कटअप हमारा कितना बना था, 80.75, ठीक है। ओबीसी का कटअप कितना हुआ था, 71.25, यानी कि अब इससे कितना कम है, 80 और 71, यानी कि मैं बताऊं तो 10 नंबर यहाँ भी अप्रोक्स कम देखने को मिल रहा है। तो 80.75 कटअप गया था उत्तर प्रदेश का, यूपी का, जब वैकेंसी कितना था, 1781 था तब। अब इस बार क्या हुआ है, 100 कुछ वैकेंसी, 100+ वैकेंसी इंक्रीज हुआ है और डिफिकल्ट थोड़ा बढ़ा है एग्जाम का, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगा 110%, ठीक है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मान मैं लेता हूँ उत्तर प्रदेश का जो है वो हमारा जनरल का कटअप अगर मैं बात करूँ तो ये 75 के आसपास जाने वाला है, 75 प्लस माइनस मैं कर दूँ +-2, ठीक है ना, जनरल का 75 +-2 के आसपास देखने को मिलेगा यूपी का, ठीक है। उसी जगह इसमें भी प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे +-3, क्योंकि ये ओबीसी है, 75 + -2 = 110, 110 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2 = 120, 120 + 2
+-3 ये ओबीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी जनरल में कट ऑफ गिरेगा तो ओबीसी में 100% गिरेगा, ठीक है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और बहुत सारे बच्चे भी यूपी से फॉर्म सबमिट करते हैं बहुत बड़ा वैकेंसी देख करके, क्योंकि एवरी ईयर यूपी में जो वैकेंसी आती है पूरे देश में सबसे बिगेस्ट नंबर यूपी का ही होता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं ना, तो यूपी से फॉर्म सबमिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कैटेगरी में मिलेगा लेकिन जनरल में कोई कट ऑफ अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन ये है, सारे देख लो। यहाँ पे देखो राजस्थान में 940 वैकेंसी था, है ना, और यहाँ पे 80 कट ऑफ गया राजस्थान का। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 75, ठीक है, 5 नंबर का गैप यहाँ पे भी देखने को मिला है राजस्थान में। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में कहाँ गया राजस्थान इस बार जो आया है वैकेंसी राजस्थान में वो कितना आया है, कहाँ गया भाई राजस्थान गुजरात, एक मिनट ये रहा सबसे नीचे ही है, ठीक है, ये राजस्थान में अगर वैकेंसी देखो 445 देखने को मिल रहा है, टोटल वैकेंसी 445 है राजस्थान में, ठीक है। अगर राजस्थान में 445 वैकेंसी है तो राजस्थान में 940 वैकेंसी पिछले साल आया था, यानी वैकेंसी की संख्या राजस्थान में इस बार गिरावट हुई है, बहुत कम है। तो जब इतना वैकेंसी था तो 80 कट ऑफ आया था, तो अब इसका 50% वैकेंसी इस बार राजस्थान में कम आ गया है। तो अगर 50% कम हो गया वैकेंसी तो उम्मीद थोड़ा लगता ही है कि डिफ़िकल्टी लेवल भी हमारा बढ़ा है और वैकेंसी भी 50% गिर गया है। और उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो कटअप तो गिरेगा ही 100%, क्योंकि लेवल हमारा डिफ़िकल्ट था इस वजह से, लेकिन कुछ ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा इसमें। अब जैसे ये 80 जनरल वालों का कटअप गया है तो 5 नंबर्स का गैप अगर आपको देखने को मिले तो वो बहुत ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 80 है, 5 अगर कम होता है तो 75 पे आ गया। यहाँ पे ओबीसी वाले अगर है तो ये 70 के आसपास चला गया गुजरात वालों का, ठीक है ना। तो ये सारे 70 के आसपास ही जाने वाले हैं। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ये 68 के आसपास जाएगा, ये 68 के अप्रॉक्स ±1-2 हो सकता है, 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है इसमें ओबीसी में मैं बात करूँ तो, लेकिन इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा मेरे हिसाब से। और ये 80 वाला जो जनरल कट ऑफ है वो 80 जो गया है वो 75 के आसपास आएगा, क्योंकि लेवल हमारा डिफिकल्ट था, इस वजह से वैकेंसी कम थी, वो मैटर नहीं करेगा, लेवल पे डिपेंड करता है। तो 2 चीज़ें होती है नॉर्मलाइजेशन की, जो आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो। और मैं ये भी बात कर लूँ कि देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होना है, ओरिजिनल एग्जैक्ट वैल्यू किसी को भी पता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, हमें भी नहीं पता है, हम भी एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं आपको, हम भी अपने तरफ से एक्सपेक्टेड करके आपको वीडियो बना के आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये हमें भी कंफर्म, हमें भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, हम भी अपने तरीके से अपना ओपिनियन आप तक पहुंचा रहे हैं कि इतना होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को नहीं ये चीज़ कंफर्म है। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई तो ऐसा भी कह रहे हैं कि 40 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई 40 पे कैसे सिलेक्शन होगा, अभी तक किसी का नहीं हुआ है, अब आप कैसे कह रहे हैं 40 पे सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है ना। तो मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैं भी 7-8 साल से बैंकिंग सेक्टर में देख रहा हूँ कट ऑफ, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा है कभी भी। तो लेकिन देख लेते हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग के सामने फिर हम पेश होंगे, तो फिर उस समय हम भी देख के आपको बताएंगे कि कहाँ पर 40 और 50 पर भी सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नहीं उम्मीद बनता है, क्योंकि जब अटैम्प्ट ही बहुत कम हो जाएगा तो भैया 60-70 अटैम्प्ट वाले तो बहुत बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि 60-70 वाले अटैम्प्ट वाले बच्चे नहीं हैं, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं। हमारे भी 2 कैंडिडेट है जिन्होंने 85+ अटैम्प्ट करके आए हैं एग्जाम में, जितने डिफिकल्ट था फिर भी 85+ करके आए हैं पेपर में, तो उम्मीद करता हूँ कि उनका भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए आप यूट्यूब पर आते हैं, उसका वीडियो सबका वीडियो आप देखते हैं, और इसमें क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो मेरा हिसाब से आप देखिए, लेकिन उसको माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि अगला जो टारगेट है आपका आरआरबी पीओ, ये तो क्लर्क का एग्जाम था, क्या पीओ नहीं बनना आपने, पीओ भी तो बनना है ना। तो पीओ के टारगेट में आप लोग लग जाइए, आप लोग टाइम डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि उसके अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 21 आज 22 अप्रैल हो गया है, ठीक है। मई जून जुलाई 27 जुलाई से आपका आरआरबी पीओ का पेपर हो जाएगा, आरआरबी का सारा कैलेंडर और डेट फिक्स है आपका, उसी डेट पर नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो आप टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम को ख़राब मत कीजिए। आपके पास 3 या 9 यानी कि 90 डेज प्लस आपके पास बच रहे हैं, 10-8 दिन ये ले लीजिए, 100 दिन
मान के चलिए गिनती के 100 दिन रह गए, यानी 3 महीने के जस्ट बाद पूरे 3 महीने आपके पास है आरआरबी पीओ में, ठीक है ना। आरआरबी पीओ का फोकस कीजिए। अभी आपके सामने दूसरा एग्जाम आरआरबी पीओ है, उसके बाद फिर क्लर्क आ जाएगा, उसके बाद फिर 4 महीने आपको क्लर्क के लिए मिलेगा, और फिर अभी से मैं बात करूं आरआरबी की तो ठीक है, और फिर आपका बीच में ही एसबीआई फिर 25 वाला कूद जाएगा, तो फिर वहाँ पे आप टेंशन में आ जाइएगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा। फिर आप कहिएगा कि मैं आरआरबी की तैयारी करूँ, आईबीपीएस की तैयारी करूँ या एसबीआई की तैयारी करूँ। इसलिए टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको पीओ बनना है या सिर्फ यही गीत गाना है कि कटअप 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 क्या रहेगा, कटअप को छोड़ दीजिए। हम पेपर दे के आ गए, जो होना होगा होगा, देख लेंगे, ठीक है। उतना कटअप पे फोकस मत कीजिए आप लोग, ठीक है ना। बस यही मैं कहने के लिए आप लोगों को आया था, और मैं थोड़ा सा अपना एज्यूम्ड भी बता दिया हूँ। सारा कटअप यहाँ पे आप प्रेडिक्शन कर लीजिएगा, खुद से भी कर सकते हो। मैंने 2-4 स्टेट जो बड़े बड़े स्टेट थे उस सारे स्टेट्स को मैं वैकेंसी से रिलेटेड आपको मैं समझा दिया हूँ कटअप के बारे में। तो 2 फैक्टर होता है कटअप का, एक तो हमारा डिफिकल्टी लेवल होता है, और एक हमारा क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन डिफिकल्टी लेवल पे ही होता है, और वैकेंसी पे उतना नहीं होता है, समझ गए ना। वैकेंसी पे मत जाइएगा कटअप को लेकर के, मैं हमेशा बता दे रहा हूँ। मैंने वैकेंसी से लेकर के आपको समझाया है, लेकिन वैकेंसी पे कटअप तैयार नहीं होती है, लेवल पे तक कटअप तैयार होती है। अगर मान के चलो वैकेंसी है और इजी लेवल पूछ दिया तो बच्चे तो 100-200 में 130-30 करके आ जाएंगे, है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, और तो है ना। तो ये डिफिकल्टी लेवल तो कंपटीशन कम है, कोई ज़्यादा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। तो इसलिए मस्त रहिए और इस कटअप के दायरे से आप बाहर निकलिए और आरआरबी पीओ में लग जाइए, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अब ऐसे अपडेट हम हमेशा देते रहेंगे। और कल मैं आप लोगों को आरआरबी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ, सारे सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे करें, कहाँ से करें, किस तरह से करें, सारा चीज़ मैं कल लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, ढंग से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।